नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका बिजनेस एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और इसके कहाँ बाइंग लेवल्स बनते हैं। और दोस्तों लास्ट के अंदर हम बात करेंगे कंक्लूजन कि इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर नहीं करने चाहिए तो इसके रीजंस क्या क्या हैं, अगर करने चाहिए तो उसके रीजंस क्या हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सुज़लोन एनर्जी ये फिलहाल 2.75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं, किसने रिटर्न कितना दिया है। तो अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो नेगेटिव के अंदर 51% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। अगर हम 3 ईयर की बात करते हैं तो -86% का नेगेटिव में रिटर्न। और अगर हम 10 ईयर की बात करते हैं तो नेगेटिव में 95% का नेगेटिव रिटर्न। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर 10 ईयर पहले अगर आपने इसके अंदर 100 रुपीज लगाए थे तो सिर्फ आपके अभी 5 रुपए बचे हैं। तो कितना लोगों के रुपए इसने डुबो दिए हैं या अपने रुपए इसके अंदर चले गए हैं, लोगों के काफी बर्बाद किया है इस शेयर ने इन्वेस्टर को। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इसका कुछ रेशियोज देखते हैं या कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, जैसा कि इसकी बुक वैल्यू है नेगेटिव के अंदर, मतलब कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव के अंदर है। प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ है नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो इस ईयर का भी कुछ नहीं है। अगर हम ईपीएस देखते हैं अर्निंग पर शेयर वो भी नेगेटिव के अंदर है, -4.04। अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 1462 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है, प्राइस टू बुक वैल्यू है नहीं। अगर हम हिस्टोरिकल पी देखते हैं तो 14.78। अगर ईपीएस ग्रोथ देखते हैं तो 0, पीजी रेशियो भी कुछ नहीं है और डिविडेंड भी कंपनी कुछ नहीं देती। मतलब इसमें देखने के लिए क्या है आप बताइए, क्या देख सकते हैं इसके अंदर। बुक वैल्यू है वो नेगेटिव में है, ईपीएस है वो नेगेटिव के अंदर है। 1462 करोड़ की कंपनी है लेकिन उसकी बुक वैल्यू भी नेगेटिव में है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आपको पता है किसी कंपनी की अगर हम 4 चीजें जान लेते हैं, सेल्स उसकी कितनी हो रही है, भाई उसके अंदर खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले हम इसका जो ऊपर की 3 चीजें वो देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट को थोड़ा छुपा देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 10 के अंदर 2010 के अंदर कंपनी की सेल थी लगभग 20,619 करोड़ की, एक्सपेंस था 19,787 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को अच्छा हुआ, 832 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर हम 2011 के अंदर देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गई, एक्सपेंस भी डिक्रीज हो गया, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं 2012 के अंदर तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी और एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी उछाल आया और लगभग 1821 करोड़ का कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं मार्च 2013 के अंदर, तो जैसे कि आप देख पर कंपनी की सेल्स हैं वो डिक्रीज होगी, लेकिन एक्सपेंस कंपनी के वो काफी बढ़ गए। अब आपको पता है अगर किसी कंपनी की सेल्स ज्यादा उसके खर्चे हो जाएंगे तो डेफिनेट उसको लॉस हो जाएगा। तो कंपनी को 1501 करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्च 2014 के अंदर देखते हैं तो कंपनी की सेल्स है वो 20,402 करोड़ की है। अगर एक्सपेंस देखते हैं तो 20,502 करोड़, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, एक्सपेंस फिर भी थोड़ा ज्यादा है। तो नेगेटिव में 99 कल कंपनी को लॉस हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो। अब हम देखते हैं मार्च 15 में, जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों मार्च 15 के अंदर कंपनी की सेल्स है वो डिक्रीज होगी, लेकिन उसके एक्सपेंस है जो खर्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, लगभग 25,703 करोड़ के इसके खर्चे हो गए। तो कंपनी को लगभग 5,748 करोड़ का नेगेटिव में मतलब लॉस हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं तो नेगेटिव में, तो इसका मतलब लॉस है। अब अगर हम बात करते हैं मार्च 16 के अंदर तो कंपनी की सेल्स तो लगभग 50% से ज्यादा डाउन हो गई और उसका एक्सपेंस भी डाउन हो गया, लेकिन उसको अच्छा प्रॉफिट हो गया 834 करोड़ का। तो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन सेल्स और एक्सपेंस डाउन होना किसी कंपनी के लिए वो नेगेटिव, किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 17 के अंदर तो कंपनी की जो सेल्स और जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ और कंपनी को लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ 2,499 करोड़, लगभग 2,500 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अगर हम मार्च 18 के अंदर देखते हैं
तो कंपनी की सेल्स फिर डिक्रीज होगी, एक्सपेंस भी डिक्रीज हो गया, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हो गया 1000 करोड़ का। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात थी, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए ये कि उसका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो काफी अच्छी चीज बात है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो आपकी कंपनी बहुत ही बैड सिचुएशन में चली जाएगी। उसके बाद अगर मार्च 19 के अंदर देखते हैं तो कंपनी की फिर से लगभग 45% सेल्स डिक्रीज हो गई, लगभग 5000 करोड़ की सेल्स बच गई। एक्सपेंस भी थोड़ा ज्यादा डिक्रीज हुआ, लेकिन जो सेल्स है उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहा और लगभग नेगेटिव में 50 करोड़ का कंपनी को लॉस हो गया। तो ये तो हो गई हमने इसके जो सेल्स, एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों नेट प्रॉफिट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, कंपनी को 2010 के अंदर, 2011 के अंदर और 2012 के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा था 832 करोड़, 1053 करोड़ और 1821 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट है वो लॉस में था। अगर नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हो तो लगभग मार्च 2010 के अंदर 982 करोड़ का लॉस, अगर मार्च 2011 के अंदर 1323 करोड़ का लॉस, अगर मार्च 2012 के अंदर देखते हैं तो 478 करोड़ का लॉस। इसका मतलब क्या लगाते हैं दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों साफ ही है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है कि इतना ब्याज दे देती है कंपनी कि उसको लास्ट में जो अपने प्रॉफिट है वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके जो प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि कंपनी के पास इतने पैसे ही नहीं है, इतना प्रॉफिट ही नहीं कमा रही कि वो ब्याज भर सके। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं, अगर हम 2018 के अंदर देखते हैं तो 2018 के अंदर भी कंपनी को लगभग 1000 करोड़ का फायदा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 376 करोड़ का उसको लॉस है। अगर कंपनी को मार्च 2016 और 2017 को देखते हैं तो वहां पे कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया, उसके अलावा कंपनी ने अपना कहीं भी अपना प्रॉफिट नहीं दिखाया। उसके बाद दोस्तों ये तो होगी ईयरली। अगर हम इसके क्वार्टरली देखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, क्वार्टरली में हम देख पा रहे हैं सितंबर क्वार्टर है 2017 के अंदर कंपनी को लगभग 7.93 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आप देख रहे हो तो 70 करोड़। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी को 7.93 हुआ है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आप देख रहे हो तो 70 करोड़। दोस्तों ये सिंपल चीज है, इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपने एसेट्स बेचे होंगे या सेल किए होंगे या कहीं से अदर इनकम आई होगी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 7.93 है, लेकिन उसके बाद अदर इनकम आई होगी या अपने एसेट सेल किए होंगे, इस वजह से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। उसके बाद कभी भी कंपनी को नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को, तो जैसे कि आप देख पा रहे दिसंबर 2017 के अंदर कंपनी को 344 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर मार्च 18 के अंदर देखते हैं तो 218 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद अगर दिसंबर 18 के अंदर देखते हैं तो 292 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 19 के अंदर देखते हैं तो 99 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अगर जून 19 के अंदर देखते हैं तो 41.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कभी कभी हो रहा है, कंपनी को काफी टाइम हो रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव के अंदर ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, कंपनी उसका इंटरेस्ट इतना दे देती है कि लास्ट में उसको नेट लॉस दिखाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम इसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो दोस्तों वो नेगेटिव में है, -1.36। तो ये काफी बैड सिचुएशन है कंपनी की जो नेटवर्थ है, खुद के पैसे है, वो तो नेगेटिव में चले गए हैं। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बैड सिनेरियो, बैड फाइनेंशियल इसकी कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों करंट रेशियो आपको पता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज। ये करंट रेशियो है दोस्तों कंपनी का 0.59। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 होता है तो काफी अच्छे माना जाता है, लेकिन कंपनी का जो करंट रेशियो 0.59 है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप क्या समझते हो दोस्तों? इसका मतलब साफ साफ है कि कंपनी के जो एसेट है वो वीक हो रहे हैं और कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं या इंक्रीज हो रही है। तो अगर करंट एसेट अगर आपके डिक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी तो आपके जो करंट रेशियो है वो वीक होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का 0.22 है। इसका मतलब दोस्तों नेगेटिव के अंदर है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी जो लोन ले रखा है वो तो ठीक है, लेकिन लोन के ऊपर जो ब्याज दे रही है वो भी इतना प्रॉफिट भी कंपनी नहीं कमा रही है कि वो ब्याज भी दे सके। तो सोचो कंपनी अपना कर्जा कब उतारेगी? जब कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है, उसका ब्याज भी, इतना प्रॉफिट भी कंपनी नहीं कमा पा रही कि उसका ब्याज भर सके, तो कंपनी उसका जो मेन जो बेस फेयर है, जो उन्होंने जो कर्जा ले रखा है वो कैसे उतारेगी? अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो नेगेटिव के अंदर है, वो भी 29.69% का, वो भी नेगेटिव के अंदर, क्योंकि कंपनी इतना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो कर ही नहीं रही, तो नेट मार्जिन कहां से निकाल के लेके आएंगे? उसके बाद दोस्तों आता है कैश फ्लो की बात करते हैं। कंपनी के अंदर कैश फ्लो कितना है, नेट कैश फ्लो कितना है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने लगभग -506 करोड़ का नेट कैश फ्लो है नेगेटिव के अंदर, ये भी नेगेटिव के अंदर है। मतलब कंपनी के अंदर कोई भी चीज पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रही। अगर आप मार्च 18 के अंदर देखते हैं तो ये थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव है, कंपनी के पास नेट कैश फ्लो 244 करोड़ का था मार्च 18 के अंदर, लेकिन मार्च 19 के अंदर वापस नेगेटिव में चला गया, 506 करोड़ हो गया है। अगर हम इसका दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं
तो प्रमोटर दोस्तों कोई प्रमोटर नहीं है कंपनी के पास, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 19.79% की, जो कि बहुत ही कम प्रमोटर शेयर होल्डिंग है दोस्तों। जब प्रमोटरों को इस कंपनी में बिलीव नहीं है तो फिर भी लोग इसको खरीदे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अगर इसकी एफआईज के अंदर, तो 39 एफआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 3.36% की होल्डिंग ले रखी है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 3 स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और 0.01% की स्टेक उन्होंने ले रखी है। अगर हम मेजोरिटी शेयर होल्डिंग देखते हैं दोस्तों, एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 71.52% की होल्डिंग एनआईआई के पास है, जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर वही है, वही इसके प्रमोटर है, अभी उनके भरोसे कंपनी चल रही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बिजनेस एनालिसिस, दोस्तों कंपनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, लेकिन इसका मेन बिजनेस है वो है विंड टरबाइन बनाती है। हवा से आपको पता है कि विंड से जो भी एनर्जी बनती है उस सेगमेंट में काम करती है। कंपनी अपने आप को इंडिया की लार्जेस्ट विंड टरबाइन कंपनी मानती है, क्लेम करती है कि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, नंबर 1 कंपनी है, मानते हैं नंबर 1 कंपनी है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट कहाँ है? हमें नंबर 1 या नंबर 2 से क्या मतलब, हमें देखना है इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक है, नंबर 1 नंबर 2 होने से फायदा क्या है? जब कंपनी की इतनी खराब कंडीशन है तो हमें क्या मतलब उससे कि वो नंबर 1 है या नंबर 2 है, नंबर 10 है। अगर कंपनी अच्छी है, अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, हमें तो उससे मतलब है ना। आप और हम क्या है, एक इन्वेस्टर है, हमें किससे मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमा रही है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो हमें भी कमा के देगी, हमें भी रिटर्न मिलेगा। लेकिन कंपनी की इतनी कंडीशन खराब है कि कंपनी लोन भी नहीं भर पा रही है, अपना लोन तो भरने के बाद छोड़ो, उसका ब्याज ही नहीं दे पा रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की, चार्ट देख सकते हो, जैसे कि मैंने 2006 से या 2005 से इसका चार्ट लगाया, लाइफ टाइम चार्ट लगा रखा है। तो दोस्तों कंपनी 2005 के अंदर 115 से अपना हाई बनाती है 460, उसके बाद दोस्तों कंपनी लगातार गिरती रहती है। अब इसके अंदर क्या हम चार्ट का एनालिसिस करें, कहां इसका सपोर्ट ढूंढे और कहां इसका रेजिस्टेंस ढूंढे, क्योंकि कंपनी लगातार गिरती ही जा रही है, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, तो यहाँ पे कोई चार्ट एनालिसिस नहीं हो सकता दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल भी दोस्तों नहीं खरीदना चाहिए, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो जाए। दोस्तों हम फ्यूचर के ऊपर ऐसे पैसे नहीं लगा सकते बिना सोचे समझे कि यार कंपनी अनुमान के अंदर की गैस करते कंपनी आगे मल्टी बैगर बन जाएगी या कुछ और हो जाएगा, कंपनी के अंदर कुछ और हो जाएगा। हाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज, एक चीज, दो पॉजिटिव चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि कंपनी जब बहुत ही डाउन चल जाएगी तो उसको क्या होता है, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर है वो एक्वायर कर सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। अगर आप इसको भी अनुमान लगा के तो नहीं खरीद सकते ना दोस्तों, कि आप सिर्फ एक अनुमान लगा लो कि यार कंपनी के ऊपर कर्जा इतना हो जाएगा, कंपनी अपने आप को सरेंडर कर देगी तो कोई बड़ा प्लेयर आके इसको खरीद लेगा। तो इस अनुमान के हो सकता ना खरीदे कोई भी, आपका पैसे पता नहीं कितने दिन तक इसके अंदर फंसे रहे। तो इस अनुमान के ऊपर आप इसको नहीं खरीद सकते। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों।